9 अगस्त 1925 की रात थी। लखनऊ जाने वाली ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। मुसाफिर खिड़कियों से आती ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। लखनऊ अभी करीब 15 किलोमीटर दूर था। तभी बोगी के अंदर एक इशारा हुआ। एक बड़ी मूंछों वाले शख्स ने अपनी सीट से इशारा किया और तभी टोपी पहने एक दूसरे आदमी ने फुर्ती से उठकर ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच ली। लोहे के पहिए पटरियों पर घिसटे और एक तेज कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ गाड़ी की रफ्तार थमने लगी। यात्रियों को कुछ समझ आता। उससे पहले ही अलग अलग सीटों पर बैठे 10 लोग अचानक खड़े हो गए। उनके हाथों में पिस्तौलें तनी हुई थी। पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया। तभी एक कड़क आवाज गूंजी, खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यात्रियों को लगा कि ये कोई डकैत है, लेकिन ये कोई मामूली अपराधी नहीं थे। ये वो जाबाज क्रांतिकारी थे जो अपने निजी फायदे के लिए नहीं बल्कि देश को आजाद कराने के लिए हथियार उठा रहे थे। ये चोरी नहीं थी, ये ऐलान ए जंग था। ये था द काकोरी ट्रेन एक्शन। साल 1920 तक अंग्रेजों का अत्याचार अपनी हदें पार कर चुका था। 1919 में वे रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून लाए, जिसके तहत किसी को भी बिना सबूत सिर्फ शक के आधार पर जेल में डाला जा सकता था। जब लोगों ने इसका शांतिपूर्ण विरोध किया तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इसमें हजारों मासूमों की जान गई। इस क्रूरता ने हर भारतीय का खून खौला दिया। अब लोगों के दिलों में गुलामी के खिलाफ गुस्सा था और वे अंग्रेजों को यह बता देना चाहते थे कि भारत उनका नहीं बल्कि भारतीयों का है। 1920 में गांधी जी ने अंग्रेजों की कमर तोड़ने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। उनका मकसद शांति से अंग्रेजों का सहयोग बंद करना था ताकि उनका मुनाफा खत्म हो जाए। इस अपील का जबरदस्त असर हुआ। छात्रों ने स्कूल कॉलेज, वकीलों ने कोर्ट और लोगों ने विदेशी सामान और सरकारी नौकरियां छोड़ दी। यहां तक कि क्रांतिकारी भी गांधी जी के साथ हो लिए। लेकिन 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की एक घटना ने सब बदल दिया। पुलिस फायरिंग से भड़की भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने तुरंत आंदोलन रोक लिया। यह फैसला देश के हजारों नौजवानों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। सोचिए उस युवा के बारे में जिसने देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था और अचानक उसे कहा जाए कि वापस घर जाओ, आंदोलन खत्म। उन्हें लगा कि उनके जज्बातों के साथ धोखा हुआ है। उन्हें लगा कि सिर्फ अहिंसा से अंग्रेजों को नहीं भगाया जा सकता। उन्हें अब एक नए रास्ते की तलाश थी और वो रास्ता था सशस्त्र क्रांति का। इसी हताशा और गुस्से के बीच जन्म हुआ HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सचिंद्रनाथ बख्शी, सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चैटर्जी जैसे क्रांतिकारियों ने इसकी नींव रखी। इनका सपना सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था बल्कि भारत में एक संघीय गणतंत्र बनाना था जहां अमीरी गरीबी का फर्क ना हो। लेकिन क्रांति के लिए सिर्फ जज्बा काफी नहीं होता, उसके लिए चाहिए होता है पैसा और हथियार। और यही से शुरू होती है काकोरी की असल कहानी। HRA को अपनी क्रांति जारी रखने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। उन्हें हथियार खरीदने थे, खास तौर पर जर्मन माउजर पिस्तौलें जो उस समय की बेहतरीन गन मानी जाती थी। एक दिन शाहजहांपुर से लखनऊ जाते वक्त राम प्रसाद बिस्मिल ने देखा कि स्टेशन मास्टर ने गार्ड को पैसों का एक थैला दिया, जिसे एक लोहे के संदूक में रखा गया। ये अंग्रेजों द्वारा भारतीयों से वसूला गया टैक्स का पैसा था। बिस्मिल ने गौर किया कि उस भारी संदूक में ना तो कोई ताला था और ना ही जंजीर। ये देखकर उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया कि अब पैसों के लिए अपने देशवासियों को नहीं बल्कि अंग्रेजों के इसी सरकारी खजाने को लूटा जाएगा। बिस्मिल ने ट्रेन के आने जाने का समय और बाकी जानकारी इकट्ठा कर अपनी रणनीति पक्की की। फिर शाहजहांपुर में HRA के भरोसेमंद साथियों की एक मीटिंग बुलाई। वहां उन्होंने प्लान बताया। हमें शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को लूटना है। काकोरी के पास चेन खींचकर ट्रेन रोकेंगे और गार्ड के डिब्बे से सरकारी खजाना अपने कब्जे में लेंगे। इस मीटिंग में बैठे चंद्रशेखर आजाद ने जब पूछा कि अगर ट्रेन नहीं रुकी तो क्या होगा, तो बिस्मिल ने कहा कि हम अलग अलग डिब्बों में होंगे। अगर एक जगह से चेन काम ना करे तो दूसरी टीम चेन खींच देगी। अशफाक उल्लाह खान ने इस प्लान का समर्थन तो किया, लेकिन एक शर्त रखी कि हम खजाना जरूर लूटेंगे, पर किसी भी बेकसूर हिंदुस्तानी की जान नहीं जानी चाहिए। बिस्मिल को अपने दोस्त की ये बात बहुत पसंद आई। इसके बाद उन्होंने इस मिशन के लिए कुल 10 जाबाजों की टीम तैयार की। इस टीम में थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथ नाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, मुरारी लाल खन्ना और बनवारी लाल। काकोरी एक्शन का असली प्लान 8 अगस्त 1925 के लिए बना था। क्रांतिकारी पूरी तैयारी के साथ स्टेशन पर पहुंचे भी थे, लेकिन उस दिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अंग्रेज सरकार की ट्रेनें वैसे तो हमेशा लेट होती थी, लेकिन उस दिन ट्रेन वक्त से पहले आ गई, इसलिए प्लान फेल हो गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि अगले दिन
यानी 9 अगस्त को ये काम हर हाल में पूरा होगा। अगले दिन 9 अगस्त 1925 को 10 जाबाज क्रांतिकारी अलग अलग स्टेशनों से ट्रेन में चढ़े। उनमें से 4 के पास बंदूकें थी जिन्हें उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर छुपा रखा था। शाहजहांपुर स्टेशन पर जैसे ही 8 डाउन ट्रेन आई, सभी क्रांतिकारी अपनी तय जगहों पर बैठ गए। राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक और सचिंद्र बख्शी सेकंड क्लास में थे क्योंकि चेन खींचने की जिम्मेदारी लाहिड़ी की थी। ट्रेन चल पड़ी और सबने अपने चेहरे ढक लिए। जैसे ही ट्रेन काकोरी स्टेशन से आगे बढ़ी, राजेंद्र लाहिड़ी ने चेन खींच दी। तेज आवाज के साथ ट्रेन अंधेरे में रुक गई। क्रांतिकारियों ने तुरंत ड्राइवर को काबू में कर लिया। यात्रियों को घबराता देख बिस्मिल ने भरोसा दिलाया और कहा, डरिए मत, हम सिर्फ सरकारी खजाना लेने आए हैं, आपकी जान या सामान को हाथ भी नहीं लगाएंगे। आप लोग अपनी सीटों पर बैठे रहें। बिस्मिल, अशफाक और आजाद ने गार्ड को काबू में कर लिया, लेकिन वो ये देखकर हैरान होते हैं कि संदूक में तो ताला लगा है। संदूक बहुत भारी था, इसलिए उसे वहीं तोड़ना जरूरी था। अशफाक ने पहले पत्थर से कोशिश की, फिर कामयाबी न मिलने पर अपनी बंदूक मनमथनाथ गुप्त को थमा दी और हथौड़े से ताला तोड़ने में जुट गए। बाकी साथियों ने अलग अलग जगहों से हवाई फायरिंग शुरू कर दी ताकि लोगों को लगे कि हमलावरों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये चाल कामयाब रही। डर के मारे ट्रेन में मौजूद पुलिस वाले और अंग्रेज अफसर भी अपनी सीटों से हिलने की हिम्मत नहीं कर सके। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने इन क्रांतिकारियों की किस्मत बदल दी। ट्रेन काफी देर से रुकी थी तो अहमद अली नाम के एक मुसाफिर अपनी पत्नी का हाल लेने महिला डिब्बे की तरफ बढ़े। मनमथनाथ गुप्त, जो उस समय काफी कम उम्र के थे, उन्हें गलतफहमी हुई कि कोई हमलावर आ रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल समझ गए थे कि वो एक आम आदमी है, लेकिन इससे पहले कि वो मनमथ को रोक पाते, घबराहट में गोली चल गई। अहमद अली की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेन में सन्नाटा छा गया। मनमथ अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगे। बिस्मिल ने उन्हें किसी तरह चुप कराया। उनका उसूल था कि किसी हिंदुस्तानी की जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। वक्त कम था, इसलिए बिस्मिल ने तुरंत ध्यान काम पर लगाया। अशफाक से संदूक का ताला नहीं टूट रहा था, तो बिस्मिल ने खुद हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से वार करके ताला तोड़ दिया। अंदर से करीब 8,000 रुपये मिले, जिनकी कीमत आज लाखों में होगी। तभी सामने से पंजाब मेल ट्रेन आती दिखाई दी, लेकिन किस्मत से वो ट्रेन बिना रुके निकल गई। जल्दी जल्दी पैसे चादरों में बांधकर वो सब वहां से भागे। गोमती नदी के किनारे चलते हुए वो लखनऊ पहुंचे और रात एक पार्क में पेड़ों के नीचे गुजारी। अगली सुबह वो देखते हैं कि अखबारों में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। उन 10 साथियों ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा और चुपचाप भीड़ में गायब हो गए। काकोरी की घटना की खबर जंगल में आग की तरह पूरे देश में फैल गई। लोगों को सबसे अच्छी बात यह लगी कि क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने के अलावा किसी आम मुसाफिर का एक पैसा भी नहीं छुआ था। ये अंग्रेजों के लिए सिर्फ धन की हानि नहीं थी, बल्कि उनकी सत्ता पर एक करारा तमाचा था। ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि अगर इन क्रांतिकारियों को तुरंत नहीं रोका गया तो बगावत की ये आग पूरे देश में फैल जाएगी। क्रांतिकारियों को लगा था कि उन्होंने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा, लेकिन जल्दबाजी में एक चादर वहीं छूट गई। उस चादर पर धोबी का निशान लगा था। पुलिस उस निशान के जरिए शाहजहांपुर के धोबी तक पहुंची और वहां से पता चला कि वो चादर किसी और की नहीं, बल्कि राम प्रसाद बिस्मिल के घर की थी। सरकार ने तुरंत इनामों की घोषणा कर दी। बिस्मिल और उनके साथी अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछा दिया था। सितंबर 1925 से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल 26 अक्टूबर को पकड़े गए। धीरे धीरे पूरा संगठन पुलिस की गिरफ्त में आ गया। सबसे दुखद बात यह रही कि इनमें से कई गिरफ्तारियां अपनों की गद्दारी की वजह से हुई। अशफाक उल्लाह खान, जिस बचपन के दोस्त के घर छिपे थे, उसी ने इनाम के लालच में पुलिस को खबर दे दी। लेकिन एक शेर था जो पुलिस के हाथ नहीं आया। वो थे चंद्रशेखर आजाद। वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने HRA के कुल 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। जेल में पुलिस ने इन वीरों को तोड़ने के लिए हर हथकंडा अपनाया। सख्ती की गई और लालच भी दिया गया। ज्यादातर क्रांतिकारी तो चट्टान की तरह डटे रहे, लेकिन बनवारी लाल पुलिस के दबाव में टूट गए। उन्होंने सरकारी गवाह बनकर संगठन के सारे राज्य खोल दिए। अदालत में करीब 1.5 साल तक मुकदमा चला। रामप्रसाद बिस्मिल ने अपना केस खुद लड़ने का फैसला किया। भरी अदालत में उनकी अंग्रेजी और उनकी कानूनी दलीलें सुनकर जज भी हैरान रह जाते थे। बिस्मिल ने अदालत को ही अपना मंच बना लिया। वो वहां अपने विचार रखते ताकि अखबारों के जरिए जनता तक उनकी बात पहुंचे। अंग्रेज सरकार डर गई कि कहीं बिस्मिल अपनी बातों से लोगों को और प्रभावित ना कर दें, इसलिए बाद में उन्हें खुद पैरवी करने से रोक दिया गया। सरकार का मकसद इंसाफ करना नहीं, बल्कि इतनी भयानक सजा देना था कि भविष्य में कोई भी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ सर उठाने की हिम्मत न कर सके। जुलाई 1927 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 40 में से कुछ लोग रिहा हुए, लेकिन 4 मुख्य क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान
राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा मिली। बाकी साथियों को काला पानी या लंबी कैद की सजा दी गई। देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए और रहम की अपील की गई, लेकिन अंग्रेजों को जनता में खौफ पैदा करना था, इसलिए उन्होंने सारी अपीलें ठुकरा दी। सजा सुनाए जाने के बाद और फांसी के बीच का जो वक्त था वो बहुत भावुक था। राम प्रसाद बिस्मिल एक कट्टर आर्य समाजी हिंदू थे और अशफाक उल्ला खान एक पक्के नमाजी मुसलमान। लेकिन इन दोनों की दोस्ती ने सांप्रदायिक सौहार्द की ऐसी मिसाल कायम की जो आज तक दी जाती है। बिस्मिल अक्सर मजाक में अशफाक से कहते थे, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो जन्नत में हुरें मिलेंगी, हमें क्या मिलेगा। इस पर अशफाक हंसते और कहते, पंडित जी, अगर जन्नत में आप नहीं होंगे तो वो जन्नत किस काम की। जेल से अपनी आखिरी चिट्ठी में बिस्मिल ने देशवासियों से अपील की थी, अगर मेरी मौत से कुछ हासिल हो सकता है तो वो हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। अशफाक ने भी लिखा कि वो खुशनसीब है कि देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुसलमान बन रहे हैं। मर्सी पिटीशंस खारिज हो चुकी थी। ब्रिटिश सरकार खून की प्यासी थी। गांधी जी पर भी आरोप लगते हैं कि उन्होंने इन क्रांतिकारियों को बचाने के लिए उतना जोर नहीं लगाया जितना बाद में भगत सिंह के लिए या इरविन समझौते के समय लगाया था। दिसंबर 1927 का वो सर्द महीना आ गया। सरकार को डर था कि अगर सबको एक जगह फांसी दी गई तो जनता भड़क सकती है, इसलिए सबको अलग अलग जेलों में भेजा गया। राजेंद्र लाहिड़ी को तय तारीख से 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को घोड़ा जेल में फांसी दे दी गई। वो हंसते हुए फांसी पर झूल गए। राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया। जब जल्लाद ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश, तो वो बोले, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं। फिर जोर से वंदे मातरम और जय हिंद का नारा लगाकर फंदे को चूम लिया। अशफाक उल्ला खान को 19 दिसंबर फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। इन फांसियों ने आंदोलन को खत्म नहीं किया, बल्कि उसमें घी डाल दिया। HRA खत्म हुआ तो उसकी राख से HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जन्म हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर मशाल थामी और इनकलाब का नारा बुलंद किया। सालों तक अंग्रेजों को चकमा देने के बाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर जाने पर आजाद ने अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली। वो जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए और आजाद ही दुनिया से विदा हुए। काकोरी एक्शन आजादी की लड़ाई का वो मील का पत्थर साबित हुआ जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। आज काकोरी का शहीद स्मारक हमें याद दिलाता है कि 1947 की आजादी की नींव इन वीरों के बलिदान पर ही टिकी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।